अच्छे चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, चरित्र निर्माण में परिवार का क्या योगदान है, शिक्षक का क्या योगदान है, और प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं जो कि चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक एक बिंदु को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नैतिक शिक्षा क्या होती है। नैतिक शब्द अंग्रेजी के मॉरल से बना है, जो लैटिन शब्द मोर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है आदत, रिवाज, लोगों के तरीके। का है उसका जो उसी से मोरल बना है, और मोरल का हिंदी में क्या कहते हैं, नैतिक कहते हैं। यह एक तरह से इस आधार पर नैतिक तरीके से व्यवहार का आशय समूह के मानदंडों की अनुरूपता के अनुसार आचरण करना है। ये नैतिक शिक्षा अंग्रेजी के अर्थ की बात करते हैं, लेकिन अब संस्कृत के अर्थ की बात की जाए तो नैतिक तुम जानते हो नीति में एक प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है, और नीति नए धातु, संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ या ले जाना तथा रक्षा करना। जब इसी शब्द से नीति बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यवहार जिसके अनुकूल चलने से अपनी और दूसरों की रक्षा हो सके, या जिसका अनुकरण करने से दूसरों की सबकी रक्षा हो सके। अब बात करें शिक्षा, तो नैतिक शिक्षा की बात करें, नीति से संबंधित शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा है, नीति से संबंधित शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा है। कहते हैं विद्यार्थियों नैतिकता, सहनशील, सत्य भाषण, विनम्रता आदि सभी का गुणों का विकास किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति या समाज का हित होता रहे, और नैतिकता के अंतर्गत सद्व्यवहार, सदाचार और सच्चरित्र आती है। मतलब सद्व्यवहार होगा, सदाचार जो व्यक्ति करेगा वही नैतिकता कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं नैतिक शिक्षा के संबंध में विचारकों के विचार। महात्मा गांधी ने नैतिक कार्य उसे मानते थे जिसमें सदैव सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित हो, जिसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना हो उसे नैतिक कार्य मानते थे। स्वेच्छा से शुभ कार्यों का आचरण ही नैतिकता था। उन्होंने कहा था ये स्वेच्छा से काम करता है या अच्छे कर्मों को करता है, वह उसका जो आचरण ही वह नैतिकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने नैतिकता व्यक्ति की उन्नति का मूल आधार है, नैतिकता विहीन मनुष्य पशु से भी निम्न है। मदन मोहन मालवीय जी ने अपने विचार रखे थे, तो उन्होंने बताया कि जो उन्नति करनी है उसका मूल आधार क्या है, नैतिकता है। नैतिकता विहीन मनुष्य पशु से भी निम्न माना जाता है, तो जिसके अंतर्गत नैतिकता नहीं होगा वह पशुओं से भी नीचे की श्रेणी में आता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अनुसार नैतिकता व्यक्ति के आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास का आधार है। क्या है, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास का आधार है। नैतिकता का प्रभाव व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों पर पड़ता है। तो इस प्रकार नैतिक शिक्षा एक तरह से क्या है, हमने बताया अच्छा आचरण करने की शिक्षा है, अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा है, उसको हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत, नैतिकता के अंतर्गत मानते हैं। अब बात करते हैं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। बात की जाए तो सबसे प्रमुख जो है बात चरित्र निर्माण की है। किसकी है, चरित्र निर्माण की। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या आवश्यकता क्या है, चरित्र निर्माण है। प्रमुख उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि नैतिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जाता है। उसके बारे में तुमने कहावत भी सुना होगा कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। जैसा कि हिंदी के अर्थ की बात की जाए, अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया या कुछ हो गया, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ व्यक्ति ने अपना शिक्षा करना नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के उसका चरित्र ही करता है। चरित्र ही जीवन के उत्थान, पतन, सफलता, असफलता का सूचक है। अगर बच्चों को सफल व्यक्ति बनाना है, उत्तम नागरिक बनाना है, समाज के उपयोगी बनाना है,
तो उसके चरित्र का निर्माण किया जाना परम आवश्यक है, और यह कार्य नैतिक शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा है उचित मूल्यों का समावेश। उचित मूल्यों की मतलब जो हमारे सारे सामाजिक मूल्य हैं, विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं, उनको व्यक्ति के जीवन में समावेश भी होना जरूरी है, तभी चरित्र का निर्माण होगा। उसके अंतर्गत हमें सद्भावना, समानता, न्याय, सत्य, अहिंसा, परोपकार, सबकी भलाई, आदर, सम्मान, इस प्रकार के मूल्यों का समावेश होना जरूरी है, जो कि नैतिक शिक्षा के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। उचित मूल्यों का व्यक्ति में समावेश होना है। आगे मूल्य प्राप्ति, मूल्यों की बात की जाए तो अनंत मूल्यों में सत्यम एवं सुंदरम इनकी प्राप्ति के लिए भी नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अब इन गुणों को हमें प्राप्त करना है तो जो है नैतिक शिक्षा प्रमुख आधार मानी जाती है। अच्छे गुणों और आदतों का निर्माण, इसके बारे में अर्नेस्ट चैब ने कहा था कि बालकों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि वह अनेक गुणों और आदतों का निर्माण करती है, जिसमें वह उत्तरदायित्व की भावना, सत्य की खोज, उत्तम आदर्श की प्राप्ति, जीवन दर्शन का निर्माण, आध्यात्मिक मूल्यों की अभिव्यक्ति, इस प्रकार के अच्छे गुणों और आदतों का निर्माण करना होता है। आगे आती है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को विकसित करना है, क्योंकि विभिन्न धर्म में देश में विभिन्न धर्मों के अपने अपने अलग विचार हैं, तो व्यक्ति को नैतिक शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों की एक दूसरे को जानकारी देना व्यक्तियों को, और उनमें धार्मिक सहिष्णुता को विकसित करना भी नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा देश विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, विभिन्न विश्वों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध किस प्रकार स्थापित हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को किस प्रकार विकसित किया जाए, इस प्रकार की चीजों के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। देशभक्ति, देशभक्ति की बात करें तो एक तरह से उत्तरदायित्व नागरिक बनने की है। उत्तरदायित्व नागरिक बनने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो लोकतंत्रवादी मूल्य हैं उनका जानना जरूरी है, जिसमें समानता है तुम्हारी, इसके अलावा सहयोग है, परोपकार है, यानी लोकतंत्र के जो गुण हैं वो व्यक्ति में विकसित करने हैं तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा सर्वांगीण विकास, तो सभी शिक्षाओं का उद्देश्य तुम जानते हो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, इसी प्रकार नैतिक शिक्षा का भी उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। छात्रों में चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे संज्ञानात्मक उसका पक्ष हो, सभी प्रकार के गुणों का विकसित करना यानी उसका सर्वांगीण विकास करना नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। वो छात्रों में नैतिक गुणों को डालना चाहती है, जिससे वो आगे चल करके एक आदर्श नागरिक बन सकें। इसके अंतर्गत उन्हें शिष्टाचार हो, सदाचार हो, अनुशासन हो, आत्मसंयम हो, विनम्रता हो, करुणा, प्रेम, परोपकार, साहस, मानव प्रेम, इन प्रकार के गुणों का जो है विकास करना नितांत आवश्यक है, और इन गुणों का विकास करना हमें तो नैतिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और इसका उद्देश्य भी यही मुख्य है। लेकिन सबसे ओवरऑल की बात की जाए तो प्रमुख उद्देश्य जो है सबसे पहला चरित्र का निर्माण ही है। तो व्यक्ति का नैतिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है, अच्छे बच्चों में, व्यक्तियों में अच्छे गुणों का विकास करना, उनका चरित्र इस प्रकार निर्माण करना है कि वह समाज में, देश के लिए अपना योगदान समुचित रूप से कर सके, जिससे शांति स्थापित करने में कोई परेशानी का सामना करना पड़े, यानी शांति एक तरह से सृजक वह बने, शांति का निर्माण करें। अब बात करते हैं चरित्र क्या है। तो चरित्र निर्माण है, चरित्र के बारे में जब बात करते हैं तो चरित्र एक तरह से जब बात करें इसके अर्थ की, तो चरित्र शब्द का निर्माण चर धातु में इत्र प्रत्यय लगाने से हुआ है, और चर का जो अर्थ विभिन्न अर्थ है, जिसमें व्यवहार, आदत, चाल चलन, अभ्यास, कृत, कर्म आदि, ये इसके अर्थ है। मतलब तो चर जो है उसको एक तरह से व्यक्ति की व्यवहार को, आदत को, चाल चलन को और उसके जो कर्म करता है उसको प्रदर्शित करता है।
अगर हम दूसरे रूप में जानना चाहें तो चरित्र का अर्थ है आचरण या चाल चलन। यहाँ आचरण का अर्थ है सद्गुणों का समुच्चय। सद्गुण मतलब अच्छे गुणों का समूह कह सकते हैं, उनका इकट्ठा होना कह सकते हैं। अच्छे गुणों का जब व्यक्ति में अपने आचरण में डाल लेगा उसका चरित्र निर्माण अच्छा होगा। चरित्र व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों और संकल्पों को कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। जो उसका जो जीवन उद्देश्य है, उसके जो मूल्य है, उसके संकल्प है, सबको कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। व्यक्ति के चरित्र में उसकी आदत, आदर्श, गुण, अभिवृत्ति, मान्यताएं आदि शामिल रहती हैं जो उसके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। मतलब जो व्यक्ति के व्यवहार द्वारा जिस प्रकार की उसकी आदत है या उसके जो आदर्श है या गुण है या उसकी जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो उसके व्यवहार द्वारा ही स्पष्ट होता है और वही व्यक्ति का एक तरह से चरित्र होता है। जो हमने बताया वही चरित्र है। क्या है? आचरण है या व्यवहार है किसी प्रकार का। चरित्र को आदतों का समूह भी कह सकते हैं। एक अच्छी आदतों का समूह चरित्र कहा जा सकता है। तो चरित्र के निर्माण में तुम जानते हो जन्मजात गुणों का और वातावरणीय कारकों का जो है प्रभाव पड़ता है। जन्मजात गुण उसको ईश्वर की देन होते हैं, परंतु आदतें अपने हाथ में होती हैं। आदतों का विकास वो वातावरण के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा कर सकता है। और गांधी जी का उदाहरण लें, गांधी जी ने जो प्रमुख आदत अपनी अपनाई थी वह सत्य और अहिंसा की अपनाई। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया और उन मूल्यों को अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ रखा और वह उन गुणों के आधार पर ही जाने जाते हैं। उनका चरित्र का निर्माण उन्हीं गुणों से हुआ था। अब बात करें आगे इनकी कुछ परिभाषाओं की, जो कि अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। इसमें डम्बिल के अनुसार ऐसी प्रवृत्तियों के योग को जो एक व्यक्ति में पाई जाती हैं उसे चरित्र के नाम से जाना जाता है। उसकी सारी जो भी प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसियां हैं, उन सबको मिला करके जो व्यक्ति में पाई जाती है वो क्या उसका चरित्र जाना जाता है। बीएन जाजी ने कहा है कि चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है ना। व्यक्ति का जो मानसिक तत्व, मन के अंतर्गत उसके जो तत्व चल रहे हैं वो सामाजिक व्यवहार को जो निर्धारित कर रहे हैं वह क्या है? चरित्र है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। मानसिक संरचना है मतलब मन के जो अंदर चलता रहता है वह मनुष्य की सभी क्रियाओं में दिखाई देता है या विद्यमान रहता है। इसके अलावा जे.एस. रॉस की बात करें तो उन्होंने कहा सुसंगठित आत्मा ही चरित्र है। उन्होंने कहा कि आत्मा को संगठित करना ही चरित्र है। इस प्रकार ये परिभाषाएं दी है तो बात आती है हमारे दिमाग में निकल के कि चरित्र के लिए, निर्माण के लिए या अच्छा चरित्र के लिए क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अच्छे चरित्र की विशेषताओं के लिए हम बात करें, सबसे पहले आती है आत्मानुशासन। व्यक्ति में या बच्चे में आत्मानुशासन का गुण होना जरूरी है। अच्छे चरित्र की बात की जाए तो आत्मानुशासन का गुण होना बहुत जरूरी है। वह स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में नियंत्रित करके सफलता प्राप्त करता है। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और संवेगों आदि पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है ताकि समाज विरोधी क्रिया न हो सके। एक तरह से अपने आप को अनुशासित वह कर लेता है। तो ये अच्छे चरित्र की विशेषता है कि आत्म अनुशासित होना चाहिए। दूसरा, दृढ़ निश्चय, क्योंकि दृढ़ निश्चय के गुण का भी होना अच्छे चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार के जो भी व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता के पीछे उनका दृढ़ निश्चय ही होता है। अगर हमें किसी गुण को या किसी मूल्य को धारण करना है तो एक दृढ़ निश्चय बनाना होगा और कार्य करने का जो संकल्प हम और जो इच्छा शक्ति की जो तीव्रता होती है वह हमें लगन और दृढ़ता उत्पन्न करती है। इसलिए वह असंभव को संभव बनाने में सफल रहते हैं। तो दृढ़ निश्चय का जरूर जो अच्छे चरित्र में होना बहुत जरूरी है। विश्वसनीयता, अच्छे चरित्र की मुख्य विशेषता विश्वसनीयता है। चरित्रवान लोगों पर सभी को विश्वास होता है। जो विश्वसनीय होगा, जो लोग विश्वास करेंगे
तो ज्यादातर जो चरित्रवान व्यक्ति होगा, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, जिसके उसी के अंतर्गत विश्वसनीयता होगा या उसी पर लोग विश्वास करेंगे। वह क्या करता है, वो सदैव सर्वहित की बात करता है और सिद्धांतों नियमों पर चलता है। उन पर मित्र हो या उसके शत्रु हो समान रूप से विश्वास करते हैं, क्योंकि वह जनहित का कार्य करते हैं। इसलिए अच्छे चरित्र में विश्वसनीयता का होना बहुत जरूरी है। कर्तव्य निष्ठा, अच्छे चरित्र के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं और जो भी उनको कर्तव्य मिला है वह उसको अच्छी तरह से उत्तरदायित्व पूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। उनका कर्तव्य एक तरह से व्यक्तिगत न होकर के सामाजिक हित का होता है और वो भविष्य की ओर उन्मुख रहते हैं। और बात की जाए गीता के कर्म प्रधान जीवन पर, वो विश्वास करते हैं। गीता में जो कर्म प्रधान जीवन बताया है उसके पर वो विश्वास करते हैं। इसके अलावा विवेकशील अच्छे चरित्र के अंतर्गत होनी चाहिए। बुद्धि पर अंकुश लगाने के लिए प्रकृति ने हमें विवेक शक्ति को दिया है, तो प्रत्येक व्यक्ति में विवेक शक्ति होती है और अच्छे चरित्र में विवेकशीलता का अधिक पाई जाती है। वह प्रत्येक निर्णय संकल्प बुद्धि के आधार पर लेकर क्या करता है, व्यक्ति के आधार विवेक के आधार पर लेता है। इससे उसे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और अन्य लोग भी उसके अनुगामी बनते हैं। इसलिए विवेकशील होना बहुत जरूरी है। ज्ञान होता है लेकिन विवेक का भी होना चाहिए। सरल एवं सहजता, अच्छे लोगों को, अच्छे चरित्र के लोग बड़े ही सरल और सहज होते हैं। उनके व्यवहार में एक तरह से बात किया जाए बच्चों सी सरलता और सहजता पाई जाती है। वे कष्टों से नहीं घबराते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो वो हमेशा सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हैं। वे छल कपट से दूर रहते हैं। इस प्रकार ये मनुष्य के अच्छे चरित्र में सरलता और सहजता का होना बहुत आवश्यक है। उत्तरदायित्वता, अच्छे चरित्र के व्यक्ति में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की भावना प्रबल होती है। ऐसे लोग बात के धनी होते हैं, जो कार्य अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। मतलब जो भी कार्य उनको दिया जाता है तो पूरी उत्तरदायित्व से उसको करते हैं। इस प्रकार यह अच्छे चरित्र की विशेषता है। जब अच्छे चरित्र की जब विशेषता की बात आती है तो इनका किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, भाई इन गुणों को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है जिससे अच्छे चरित्र का निर्माण हो। तो उसमें हम जानते हैं कि परिवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा शिक्षक का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुरुआती उम्र की बात की जाए बच्चों की, जब जन्म लेता है उसके बाद परिवार का ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है उसके शुरुआती वर्षों में, क्योंकि 5 वर्ष तक वह परिवार के साथ ही रहता है। इसलिए चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है उस परिवार के अनुरूप ही उसका चरित्र निर्माण होता है। बालक की प्रथम पाठशाला आप जानते ही हो परिवार होती है। माता उसकी प्रथम गुरु होती है। माता और परिवार के अन्य सदस्य चरित्र निर्माण में उसकी सहायता करते हैं और अपने योगदान को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। क्योंकि चरित्र निर्माण में माता पिता के सदस्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुछ पॉइंटों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार बच्चों में पारिवारिक सदस्य जो है चरित्र निर्माण को विकसित कर सकते हैं या चरित्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। सबसे पहला है माता पिता का आदर्श व्यवहार। सबसे पहला क्या है, माता पिता का आदर्श व्यवहार। परिवार में बालक सर्वाधिक माता पिता को ही महत्व देता है और माता पिता के आदर्श व्यवहार में वो जो भी चीजें देखता है उसका अनुकरण करता है और अपने व्यवहार में उसको संपन्न करता है। जो जिस प्रकार का भी माता पिता द्वारा व्यवहार किया जाएगा उसके चारित्रिक व्यवहार में उसका दिखाई देगा। इसलिए बालक में उस व्यवहार का बीजारोपण करना चाहिए जो कि उसके चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों माता पिता को अपना व्यवहार आदर्श वाला रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की परिवार में कलह या विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, अन्यथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, सकारात्मक नियंत्रण।
सकारात्मक नियंत्रण किस प्रकार, यानी पॉजिटिव कंट्रोलिंग। इसके अंतर्गत कभी कभी क्या होता है, बाह्य वातावरण के परिणाम स्वरूप बच्चे में कुछ गलत प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा गाली देता है या झगड़ा करता है। जब इस प्रकार की चीजों को परिवार वाले देखते हैं तो उनको क्या है, नियंत्रण उन पर रखना चाहिए। किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, वरन इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि वो आदत छूट जाए। क्या हो जाए, आदत छूट जाए। इसी स्थिति में उसको प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। और अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए इस प्रकार के सकारात्मक नियंत्रण का होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं नैतिक विकास की। बालक में जब जन्म लेता है तो नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। जब माता पिता को नैतिकता पूर्ण कार्य करते हुए देखता है तो उसमें उसके नैतिकता के भाव जागृत हो जाते हैं। जैसे कोई परिवार में वह अपने माता पिता को देखता है कि वह अपने उसके दादा दादी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो बच्चे में भी इस प्रकार के जो है नैतिकता का विकास होता है और बालक उसका अनुकरण करता है और वह एक तरह से समझता है कि नैतिक व्यवहारी समाज के लिए अच्छा है और विभिन्न प्रकार की नैतिक विधियों को वह सीख जाता है। इसलिए नैतिकता पहले परिवार वालों को अपने व्यवहार में डालनी पड़ेगी। परिवार जो अपने व्यक्तित्व में उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चे उसको अनुकरण द्वारा उसमें सीख जाएंगे। क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। केवल उपदेश देना बच्चों को कि ये चीज खराब है या ये चीज अच्छी है, उसके बारे में बच्चे ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो सामने वाले को इस प्रकार का व्यवहार करते देखता है उसी प्रकार उसमें उस प्रकार के व्यवहार विकसित होता है। इसलिए बच्चे को माता पिता को कथनी करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईमानदारी का विकास। ईमानदारी चरित्र का सबसे प्रमुख गुण है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना कार्य ईमानदारी से करे। समाज में ईमानदारी की भावना होती है और समाज में दूर दूर तक भ्रष्टाचार की कल्पना नहीं की जा सकती। जहां ईमानदारी होगी समाज में भ्रष्टाचार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए चरित्र की प्रमुख विशेषता ईमानदारी है। बालक की ईमानदारी का विकास परिवार से ही होता है, क्योंकि तो शुरुआत में जब परिवार द्वारा हुआ इस प्रकार के ईमानदारी वाले कार्यों को देखता है तो वह अपने अंतर्गत धारण कर लेता है। अगर परिवार वाले ईमानदार नहीं होंगे तो बच्चों के अंतर्गत भी उसी प्रकार के ईमानदारी का विकास नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी की भावना का बीजारोपण करना है तो अभिभावकों को या माता पिता को अपने जीवन में भी उसको धारण करना होगा। आगे, अहिंसा की भावना का विकास। अहिंसा चरित्र निर्माण का आधार स्तंभ है। तो गांधी जी ने अहिंसा के बल पर, आप जानते हो, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अंग्रेजों से लुवा लिया था, अंग्रेजों को यहाँ से देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वो क्या था, अहिंसा ही थी। सत्य और अहिंसा के बल पर ही उसने इनका किया था। इस प्रकार से जो परिवार में अगर अहिंसा होती है तो बच्चों में भी इस प्रकार का विकसित हो जाता है जो कि उसके चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर परिवार में ही जीव जंतुओं को मारना या आपस में लड़ना, इस प्रकार के जब क्रियाकलाप होते हैं तो वो क्या है, उसमें अहिंसा का भावना विकसित नहीं होती और वह भी किसी के प्रति दया भाव नहीं रखता। अगर दया भाव रखना का उसमें विकसित करना है तो परिवार का माहौल भी अहिंसात्मक होना जरूरी है। अब बात करते हैं प्रेम एवं सहयोग का विकास। परिवार में बालक प्रेम एवं सहयोग का ही पाठ पढ़ता है, क्योंकि वह परिवार के सब सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग करते देखता है तो वह अपने अंतर्गत भी उसकी सहयोग की भावना का विकास वह कर लेता है। जैसे माता पिता कोई कार्य करते हैं तो वह भी उसमें हाथ बटाने का काम करने, हाथ बटाना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार के सदस्यों में विवाद नहीं होता है और अच्छे चरित्र की कल्पना की जा सकती है। आज्ञा पालन का विकास सामान्य रूप से बालकों में देखा जाता है। परिवार में उसकी माता यानी पिता की आज्ञा का पालन करती है या बड़े भाई बहन माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसके बाद बालक स्वयं भी अपने माता पिता और भाई बहन की आज्ञा का पालन करता है।
क्योंकि बालक को यह सिखाया जाता है कि वो अपने से बड़े जो भी उसको बताते हैं वह उसका हित होता है और उन सब की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और यह बालक परिवार से ही अधिक सीखता है। कार्य के प्रति निष्ठा, कार्य के प्रति निष्ठा की बात की जाए तो यह भी चरित्र का विशेष गुण माना जाता है। जब परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य करते देखता है तो उसके मन में भी भाव जागृत हो जाता है कि कर्तव्य पालन प्रत्येक व्यक्ति के करना चाहिए। जो भी उसको कार्य मिला है उसको पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता की भावना उसे परिवार से ही प्राप्त होती है। सामाजिक कौशलों का विकास, चारित्रिक गुणों में सामाजिक कौशलों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब बालक देखते हैं कि विवाद की स्थिति में माता को बीच बचाव करते देखता है या माता पिता को पड़ोसियों का सहयोग करते देखता है, दुखी स्थिति में माता पिता द्वारा पड़ोसियों की सहायता करते देखता है या सामाजिक कार्यक्रमों में माता पिता भाग लेते हैं तो उसके अंतर्गत भी इस प्रकार के सामाजिक कौशलों का विकास होता है और वह चरित्रवान नागरिक बनने के रूप में विकसित होता है। आगे मानवीय भावनाओं का विकास, बालक अपने परिवार में देखता है जैसे कोई भिखारी आ जाता है तो माता या पिता उसको खाना खिलाते हैं या उसको पहनने के लिए कपड़े देते हैं या उसके पिता निर्धन बच्चों की फीस जमा करते हैं तो उसके क्या होता है, बालक के मन में भी निर्धन बालक और व्यक्तियों के प्रति दया भाव उत्पन्न हो जाता है। दया भाव उत्पन्न होता है तो उसमें मानवीय भावना का या मानवीय गुणों का विकास होता है, वो चरित्र के लिए है। संवेगात्मक स्थिरता का विकास बहुत जरूरी है। अगर संवेगात्मक अस्थिरता होगी जिसमें व्यक्ति में क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, इस प्रकार की जब अस्थिरता होगी तो वह अपने आप के अच्छे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकता है। संवेगों पर नियंत्रण करना है तो बच्चों में एक तरह से समूह में कार्य कराने चाहिए, उसको सहभागिता का विकास होता है और माता पिता द्वारा समय समय पर संवेगों को नियंत्रण करने के बारे में भी बताया जाना चाहिए। अगर बच्चों को संवेगों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, अनियंत्रित होंगे तो वो क्या चरित्रहीनता की ओर ले जाते हैं। इसलिए सभी अवस्था में बालकों में संवेगात्मक स्थिरता का विकास होना बहुत जरूरी है। त्योहार चारित्रिक विकास, आप जानते हो कि हमारे जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कुछ न कुछ संदेश होता है। उन संदेशों के बारे में बच्चों को बताना और उसको अपने चरित्र में धारण करना परिवार का ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे होली की बात करें तो होली में त्योहार बालक एक और प्रेम की शिक्षा ग्रहण करता है, वहीं दूसरी ओर वह यह भी जानता है कि बुरे कार्य में सहयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि होलिका की बातें जलना पड़ेगा। होलिका की कहानी तुम अच्छी तरह सब जानते हो कि प्रहलाद को उसने जलाने की कोशिश की तो बुरे कार्य में सहयोग कर भाई का कोशिश की, भाई बुरे कार्यों में सहयोग किया तो वह खुद जल गई। इसलिए इस प्रकार के जो त्योहार होते हैं या विजयादशमी की बात की जाए तो वो क्या है, सत्य की जीत दिखाता है कि रावण के सत्य मार्ग में चलने के कारण मृत्यु प्राप्त होती है और राम को सत्य के मार्ग में चलने के कारण क्या होती है, विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार के त्योहार जब मनाए जाते हैं तो बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए और जीवन में अपने चरित्र में धारण करने की कोशिश परिवार द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार कह सकते हैं परिवार का प्रत्येक चरित्रवान सदस्य का साथ बालक के जो भी कोरा मन होता है उसमें इस प्रकार का बीजारोपण कर सकता है कि वह उसके चारित्रिक गुणों का विकास हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन है तो उसके प्रभाव बालक के कार्य व्यवहार पर भी पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को प्रयास करना चाहिए कि बालक के समक्ष उन सभी कार्यों को प्रदर्शित न किया जाए जो कि उसके चारित्रिक गुणों का विकास नहीं करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को दिखाया जाए जो कि उसके चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस प्रकार ये चरित्र निर्माण में परिवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जब वो 5 वर्ष का होता है, तो शुरुआती स्टेज की बात आ गई या शुरुआती जीवन की बात आ गई तो बाह्य परिस्थिति में जाता है। तो बाह्य परिस्थिति में जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, विद्यालय पहुंचता है। तो विद्यालय में उसको शिक्षक से संपर्क होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य तुम जानते ही हो सब कि बालक के चरित्र का निर्माण करना है।
शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालक के चरित्र का निर्माण है। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि विद्यालय तथा कॉलेज चरित्र निर्माण करने वाली शालाएं हैं, या शाला एक तरह से कह सकते हैं फैक्ट्रियां हैं। जो माता पिता अपने बालकों को वहाँ इस कारण भेजते हैं जिससे वो श्रेष्ठ पुरुष बन सके। महात्मा गांधी नैतिक शिक्षा को उस पर बहुत जोर देते थे। नैतिक शिक्षा की बात करें या संस्कारों की बात करें, महात्मा गांधी उस पर बहुत जोर देते थे। वह कहते थे शिक्षा का उद्देश्य बालक के चरित्र का निर्माण ही करना है। इसलिए विद्यालय और कॉलेजों को उन्होंने चरित्र निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां शालाएं बताया, और यहाँ बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए आते हैं। अगर बात की जाए शिक्षक की तुलना हम उस माली से भी कर सकते हैं जो बच्चों में ज्ञान और संस्कार का बीज बोता है और करुणा के पानी से सींचता है, और अज्ञानता की जो खरपतवार है, मतलब जो खराब चीज है, उसको हटाता है। तो शिक्षक का भी महत्वपूर्ण जो है योगदान बच्चे के चरित्र निर्माण में हो जाता है। क्योंकि अच्छे शिक्षक शांति मूल्यों के आदर्श होते हैं। शांति मूल्यों को जब स्थापित करना है तो जो भी जा रहे जीवन मूल्य है तो उनको बच्चों में विकसित करने की आवश्यकता है। तो बात करते हैं शिक्षक किस प्रकार अपने आप को, उसका क्या योगदान है बच्चों के चरित्र निर्माण में, कि वो किस प्रकार के चारित्रिक गुणों का बच्चों में बीजारोपण करता है जिससे एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। तो सबसे पहला है शिक्षक का आदर्श व्यवहार। वही जैसे हमने बताया परिवार का आदर्श व्यवहार, माता पिता का, इस प्रकार शिक्षक का भी व्यवहार आदर्श होना चाहिए। क्योंकि बच्चा समझता है कि जो विद्यालय आए तो शिक्षक उसका सर्वोपरि है और उसके जो आदर्श हैं वह अनुकरणीय करने योग्य है और उनको अनुकरण करता है। शिक्षक का जो भी व्यवहार होगा बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। अगर बच्चा बात की जाए, शिक्षक अगर विद्यालय देर से आएगा तो बच्चे भी देर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और शिक्षक किसी अपने अधिकारी की या प्रधानाध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो छात्र भी शिक्षक की आज्ञा का पालन करने में नहीं करते। तो वह व्यवहार क्या है, एक तरह से अनुकरण द्वारा उनमें इन गुणों का विकास होता है। इसलिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार होना बहुत जरूरी है। दूसरा शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। वही सकारात्मक व्यवहार, बच्चे कभी कभी क्या होता है, शिक्षक बच्चे त्रुटि करते हैं, कोई गलती करते हैं तो उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजना के कारण क्या करता है, वो सब बच्चों को शारीरिक दंड देता है, उसे प्रताड़ित करता है। जबकि शिक्षक को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिक्षक द्वारा चाहिए कि त्रुटि को सुधारने के लिए बच्चे का विश्वास जीतना चाहिए और उसको बच्चे को यह अनुभव कराना चाहिए कि शिक्षक ही उसका हितैषी है और उसके हित में जो कार्य किया जाएगा वह सही दिशा पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसे शिक्षक को क्या है, बच्चे के साथ सकारात्मक व्यवहार या प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि वह उसके चरित्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्र में नैतिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न कराना है। अगर कोई नैतिक कार्य करता है बच्चा तो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगर शिक्षक देखता है कि किसी की मदद करता है या कोई नैतिक कार्य करके आता है तो बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए। इससे नैतिकता और मानवता के जो गुण हैं उसमें प्रोत्साहित होंगे और चारित्रिक गुणों का विकास होगा। इसके अलावा सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। बच्चों सामूहिक जो कार्य दिए जाते हैं तो उसमें क्या है, संवेगात्मक स्थिरता आती है। मैंने अभी बताया था सामूहिक अस्थिरता होगी तो चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन सामूहिक कार्य किए जाते हैं तो बच्चों में क्या है, संवेगात्मक स्थिरता आती है। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करता है और दूसरों के संवेगों को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार बालक के विवाद के स्थान पर क्या होता है, प्रेम और सहयोग का विकास होता है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। विद्यालय में शिक्षक द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, शिक्षक रैलियां, शैक्षिक रैलियां। तो इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। इससे उसे सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है और सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होता है। इसलिए शिक्षक इस प्रकार के कार्य कराकर, सामाजिक कार्यों करा करके बच्चों को सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है। स्वतंत्रता के अवसर देना। बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता का अवसर देना चाहिए अपने विचार जिससे वह प्रकट कर सके।
जिससे बालक प्रत्येक घटना और व्यवस्था पर तार्किक विचार कर सके और सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। अधिक नियंत्रण होने से बालक का क्या चारित्रिक विकास अच्छी से प्रकार से नहीं हो सकता है। इसके अलावा बालकों का सम्मान, बालकों के सम्मान से आते हैं यहाँ बालकों के विचार और क्रियाओं के सम्मान से है। जो बच्चे कार्य करते हैं उसके जो विचार हैं उनके सम्मान से है। अगर वो कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो शिक्षक का काम है कि उस चीज को सिखाए, क्योंकि बालक बहुत जिज्ञासु होते हैं और जो भी उसके मन में जो चीजें आती हैं तो यह उसकी जिज्ञासा होती है, उसको शांत करने का कार्य शिक्षक को अच्छी तरह करना चाहिए। अगर वह जैसे उदाहरण की बात करें तो बालक ईमानदारी के बारे में जानना चाहता है तो शिक्षक को ईमानदार प्रत्येक पक्ष के बारे में विद्यार्थी को ज्ञान देना चाहिए और उसके मन में ईमानदारी के भाव को स्थायी रूप से जागृत करना चाहिए। इसके अलावा महापुरुषों की जयंतियों पर विशेष कार्यक्रम, हम जानते हो विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं। उन महापुरुषों के कुछ गुण हैं या जो सामाजिक गुण है या जीवन के उनके जो मूल्य हैं तो उनको क्या है, उनको व्यवहार में बच्चों के आत्मसात करने की कोशिश बच्चों में शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए। उन महापुरुषों के गुणों के बारे में उनको बताया जाना चाहिए कि किस गुण कारण इनको हम आज पूज रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षक द्वारा की जाती हैं जो बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर बच्चों को शुरुआत में अच्छे शिक्षक मिलते हैं प्राथमिक स्तर पर तो उनमें एक अच्छे चारित्र का बीजारोपण हो जाता है जो कि बालक का विकास करके उसके चरित्रवान नागरिक बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं विद्यालय का भी वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें बच्चों में अच्छे संस्कारों विकसित हो। इसलिए अब बात करते हैं हम कि इस प्रकार हम परिवार का योगदान देखते हैं, परिवार के सदस्यों का और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका चरित्र निर्माण में होती है। अब बात करते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए हम मूल्यों की बात कर रहे हैं बार बार कि भाई नैतिक मूल्य होने चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए। तो किस प्रकार के मूल्य होने चाहिए उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जानते हो कि चरित्र निर्माण के लिए जो आवश्यक मूल्य है, हमने पहले बताया मूल्य क्या होता है। मूल्य क्या है, एक तरह से आचार संहिता है, यानी अच्छे यानी सद्गुणों का एक समूह है जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है, समाज के लोग उसको धारण किए होते हैं। इन जब इस प्रकार के जब मूल्यों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग उसको वर्गीकृत किया है, अलग अलग विभिन्न गुण बताए हैं। जैसे स्पेरेंजन ने जब बात की जाए तो पांच भागों में उनको बांटा गया था, जैसे धार्मिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। जब इस प्रकार के उसको वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार एनसीईआरटी ने भी आध्यात्मिक मूल्यों पर एक दस्तावेज में 83 मूल्यों का उल्लेख किया है। कितने मूल्यों का उल्लेख किया है? 83 मूल्यों का उल्लेख किया है जो को निम्नलिखित श्रेणियों में उनको रखा जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत मूल्य की बात की जाए तो व्यक्तिगत मूल्य वो होते हैं जो व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत साफ सफाई, नियमितता, समय की पाबंदी, स्वच्छता, ज्ञान, सादा जीवन, इस प्रकार के मूल्यों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत मूल्य इनको हमें विकसित करने की आवश्यकता है चरित्र निर्माण के लिए। इसके अलावा बात करें सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य वो होते हैं जो समाज के संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत हम समाज सेवा, संस्कृति का संरक्षण, सम्मान, इस प्रकार के गुणों को शामिल किया जाता है। शैक्षिक मूल्यों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत बुद्धि का विकास, जिज्ञासा, चिंतन आदि हम शैक्षिक मूल्यों की श्रेणी में रखते हैं। राजनैतिक मूल्य, इसके अंतर्गत देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता, चेतना आदि मूल्य हैं जो हम इस श्रेणी में इनको रखते हैं। चारित्रिक मूल्य ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सदाचार है, करुणा है, सहानुभूति है, दयालुता है, सहिष्णुता है। यह मूल्य है जो एक तरह से चारित्र की गुण कहे जाते हैं। चरित्र निर्माण में प्रथम भूमिका इन्हीं की होती है।
आध्यात्मिक मूल्य है जिसमें भक्ति, धर्म, निरपेक्षता, सभी धर्मों का आदर करना, ईश्वर को मानना आदि धार्मिक मूल्य है। ये क्या है? एक तरह से आध्यात्मिक मूल्य है। कुछ सौंदर्यात्मक मूल्य, प्रकृति प्रेम, सुंदरता की प्रशंसा, वनों की रक्षा करना, इस प्रकार के मूल्य सौंदर्यात्मक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। ये एनसीईआरटी ने एक तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है, कुछ गुणों को बताया गया है। और प्रमुख गुणों की बात किया तो 83 गुणों को उन्होंने मुख्य रूप से उसमें बताया गया था। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य हमने बताया ही कि चरित्र का निर्माण करना है, और शांति शिक्षा एक तरह से नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्यों पर ही निर्भर करती है। तो चरित्र निर्माण अच्छा हुआ, व्यक्ति समाज में अच्छा व्यवहार करेगा और शांति स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए व्यक्ति में चरित्र निर्माण करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू। किसी की कोई क्वेरी? नो सर। सर कल वाली पीपीटी नहीं आई सर। आज आ जाएगी, चल दोनों आ